हेलो माय डियर फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने आपके साथ स्टार्ट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। तो फाइनल अकाउंट्स तो आप 11th क्लास से पढ़ते हैं, आपका फेवरेट चैप्टर होता है, लेकिन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जा करके ये आपका फेवरेट नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? कि सर वहां पर फ्रीडम होती थी, जैसे मर्जी किसी भी आइटम को कहीं भी दिखा दो, लेफ्ट राइट करके बनती थी, टी शेप फॉर्म बैलेंस शीट बनती थी, लाइबिलिटीज को लाइबिलिटीज में दिखाओ, एसेट्स को एसेट्स में दिखाओ, आसान था। पर अब सर हमें फॉर्मेट में बांध दिया, फॉर्मेट को फॉलो करना है। तो कोई बात नहीं, अब आप बड़े हो गए हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि फॉर्मेट को याद करें, फॉर्मेट के हिसाब से बनाएं। फाइनल अकाउंट्स वही है, एडजस्टमेंट एक दो नहीं आ सकती हैं और एक फॉर्मेट है, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट बताया था और कहा था कि कुछ होमवर्क नहीं है, केवल उसको रिवाइज कर लीजिएगा, हो सके तो एक बार एक पेपर पे बना के देख लीजिएगा कि बैलेंस शीट का कितना फॉर्मेट याद हुआ। थोड़ा याद हो जाएगा, थोड़ा एक दो बार क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएगा। तो आइए हम आज क्वेश्चन करते हैं और मैं इसके लिए आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं और आपको बता दूं ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मतलब इसके जैसा ही दिखने वाला फिगर थोड़ी बहुत चेंज होकर के आपको कम से कम 5 से 6 वेरिएंट हर जगह देखने को मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब हमने 5 से 6 क्वेश्चन को समझ लिया। आइए, तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमने सीए एग्जामिनेशन और सीए स्टडी मटेरियल से कंबाइन करके लिया है। मैंने बताया बहुत फेमस क्वेश्चन है और बीकॉम एग्जाम में अगर हम पुराने 10 ईयर्स में जाते हैं तो वहां पर ट्रेडिंग पी&एल के कंबाइंड क्वेश्चन आते थे, बट अब टाइम चेंज हो गया है, अब इतना टाइम नहीं होता, फॉर्मेट्स बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए वो या तो बैलेंस शीट पूछेंगे या छोटा क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम पहले बैलेंस शीट समझते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पी&एल को समझेंगे। तो क्वेश्चन ये है, स्क्रीन पर देखिए, बाकी ये पीडीएफ मैं वेबसाइट पे दे दूंगा, आप प्रिंट आउट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। तो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय Alpha Limited prepare balance sheet as on March 31st as required by Part 1 Schedule 3 of the Companies Act। तो वो कह रहे हैं गगन पार्ट 1 उनका था जो एएस फॉलो करते थे। खैर सर हमारे मतलब का तो हम याद रखेंगे कि शेड्यूल 3 की बात हो रही है। अगर आपने फॉर्मेट पढ़ा होगा तो आपको उसकी मेन हेडिंग्स ध्यान होंगी। हमारी लाइबिलिटी साइड में 4 मेन हेडिंग होती थी, जिसमें से एक हेडिंग मैंने बताया था बहुत कम यूज होती है, और एसेट साइड में 2 मेन हेडिंग होती थी। फिर उसके अंदर सब हेडिंग्स हैं जो आपको याद करनी पड़ सकती हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये हमारी लाइबिलिटी साइड का शेयर होल्डर्स फंड्स का पार्ट होता है। फिर कॉल इन एरियर्स, तो ये भी हमारा सर शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, ये तीनों हमारे नॉन करंट एसेट्स की सबसे पहली इंपॉर्टेंट आइटम बन जाते हैं, पीपीई। याद कीजिए, मेरे साथ बोलिए, जितना याद हो जाए ठीक है, जितना नहीं याद हो वो आगे चल के याद हो जाएगा। हम ऐसा नहीं कहते कि सर हमारे से फाइनल अकाउंट्स बनता नहीं है, हम ऐसे कहते हैं सर मेरे से ना 80% तो बन जाता है। तो ठीक है, 2-4 क्वेश्चन और करो, 80 से 85, 90, 95, 99, धीरे धीरे बढ़ेगा। जनरल रिजर्व, अच्छा आप बताओ जनरल रिजर्व कहां आएगा? सर ये तो रिजर्व एंड सरप्लस के आएगा। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, तो सर ये लोन लिया है तो ये हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग बनेगी। अब आप कहेंगे कि सर यह लिखा तो नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, तो लोन जनरली लॉन्ग टर्म के लिए कहा जाता है, तो हम लॉन्ग टर्म एज्यूम कर लेते हैं। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप लिख देना कि हमने एज्यूम किया है। इन्वेंट्री अपने आप में एक करंट एसेट्स की हेडिंग होती है, इन्वेंट्री। नॉर्मली क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज की सिंगल फिगर दी होती है, लेकिन यहां पर हमें रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स अलग अलग करके दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्स हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती हैं, और जल्दी ही हम प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में भी आपके साथ बातचीत करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल, ये अपने आप में एक हेडिंग होती है, इसके बारे में कुछ नोट्स ये कहते हैं कि गगन इसका एजिंग शेड्यूल दिया जाना चाहिए, ये दिया जाना चाहिए, ये गुड है, सिक्योर्ड है, डाउटफुल है, इस तरह की कैटेगरी दी जानी चाहिए। तो अगर हमें नीचे डिटेल में दी होगी तो हम नोट्स टू अकाउंट्स में इसके बारे में बताएंगे। ठीक है सर। अब लिखा हुआ शॉर्ट टर्म एडवांसेस, तो ये हमारे करंट एसेट्स का पार्ट है। शॉर्ट टर्म एडवांसेस सीधा दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब हम स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बना चुके हैं और वहां से हम अपना प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर चुके हैं।
कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये दोनों के दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट बनते हैं, जो कि हमारे करंट एसेट्स का पार्ट होता है। अनसिक्योर्ड लोन तो ये हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पार्ट बनेगा। ट्रेड पेबल फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस, दरअसल ट्रेड पेबल टर्म्स ना गुड्स के लिए होनी चाहिए, एक्सपेंसेस के लिए नहीं होनी चाहिए, पर सर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कोई बात नहीं। ट्रेड पेबल के बारे में एक नई रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई थी, जिसमें वो कहते हैं बताओ एमएसएमई को कितना देना है और बाकियों को कितना देना है। फिर उन्होंने कहा था एजिंग शेड्यूल भी बना के बताओ कि 1 साल से पेंडिंग है या 1 से 2 साल के लिए पेंडिंग है। तो अगर वो डिटेल हमें नीचे मिलेगी तो डाल पाएंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं डालेंगे। उसके बाद आगे हमारे पास लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज। अच्छा जी, अब ये जरा सा ना मेरे को कंफ्यूज कर रही है। क्यों कंफ्यूज कर रही है? क्योंकि मेरे हिसाब से लोन्स एंड एडवांसेस ये जो वर्ड होता है ना, ये एसेट साइड के अंदर यूज होता है, और अगर एसेट साइड के थे तो इसका बैलेंस डेबिट में होना चाहिए, तो इसका बैलेंस कहां चला गया? क्रेडिट में चला गया। तो पहली बात तो यह है कि कुछ बच्चे लोन्स एंड एडवांसेस पढ़ के हो सकता है इसको एसेट्स में डाल दें, तो नहीं बेटे, इसका बैलेंस क्रेडिट में दिया हुआ, इसका मतलब ये लाइबिलिटी का पार्ट है। अब जो एडवांसेस होते हैं ये जनरली टेम्परेरी नेचर के होते हैं और लोन जो होते हैं परमानेंट नेचर के होते हैं। तो सर अगर मैं इसको लाइबिलिटी मान भी लूं तो लोन्स एंड एडवांसेस ये टर्म थोड़ी कंफ्यूज कर रही है कि हम इसे लॉन्ग टर्म माने या हम इसे शॉर्ट टर्म माने। यानी सर यहां पर तो पक्का पक्का कोई ना कोई एजम्पशन लेके ही काम होगा। तो मेरा ये मानना है कि क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग की फिगर उसने ऊपर आपको दे रखी है, कितना सिक्योर्ड है कितना अनसिक्योर्ड है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको शॉर्ट टर्म ले लेता हूं। तो मैं इसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग ले लेता हूं। ठीक है, अब ये अगेन जो है ना यहां पर कुछ कुछ आइटम्स के अंदर ऐसा रहेगा कि हमारे को ये बातों की दिक्कत आएगी कि सर हम इसको कहां दिखाएं। तो आप उस केस में एजम्पशन ले सकते हैं, अपने पर कॉन्फिडेंस रखिए, ऐसी कोई बात नहीं होती। लास्ट क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर। तो अगर कोई भी टीचर ये कहता है करेक्ट, तुम्हारा आंसर करेक्ट नहीं है, तो इस धरती पे किसी का आंसर करेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ हमें उसमें अपनी जजमेंट लगानी पड़ती है और उससे आंसर, मतलब ये है लाइबिलिटीज तो लाइबिलिटीज ही रहेगी, मतलब आइटम इधर उधर हो जाती हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, खैर हमने ट्रायल बैलेंस में आइटम पढ़ी, तो कोई आइटम मेरे को तो ऐसी नहीं लगी जिसमें आपको दिक्कत हो। अब लिखा हुआ है 10,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो नोट्स टू अकाउंट्स ये कहता था कि गगन अगर आप कोई शेयर इशू करते हो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश तो नोट्स टू अकाउंट्स में बता देना। तो यानी जब हम नोट्स बनाएंगे शेयर कैपिटल का, वहां पर हम इसको दिखाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे मार्क कर लिया करता हूं, जैसे मैंने यहां पे मार्क कर लिया कि भाई इक्विटी शेयर कैपिटल से जुड़ा हुआ पॉइंट नंबर 1 भी मुझे पढ़ना है। अच्छा, फिर लिखा है ट्रेड रिसीवेबल फॉर 2,60,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ। यानी एजिंग शेड्यूल हमें ट्रेड रिसीवेबल्स का दे दिया, तो हम यहां लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल पे सेकंड नंबर पॉइंट कनेक्टेड है। कॉस्ट ऑफ द एसेट्स बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। ठीक है, हमें कॉस्ट बताई गई है बिल्डिंग, प्लांट और फर्नीचर की, इन तीनों की हमें कॉस्ट बताई गई है। तो जानते हो अगर कॉस्ट नीचे बताई गई है तो ये जो वैल्यूज हैं ये कहलाएंगी WDV। फिर लिखा है बैलेंस ऑफ 7,50,000 इन द लोन विद स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज इंक्लूसिव ऑफ 37,500 फॉर इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि पहले झगड़ा होता था, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू को यहां दिखाओ, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू को ना यहां दिखाओ। अब ये बातें हट गई हैं। इन सबको उन्होंने कहा है कि गगन अब इन सबको आप जो है ना शॉर्ट टर्म मानेंगे और शॉर्ट टर्म के अंदर ही आप दिखाएंगे। तो जरा मुझे याद करके बताओ कि इसकी कौन सी मैंने आपको हेडिंग बताई थी। मैंने आपको इसकी हेडिंग बताई थी अदर करंट लाइबिलिटीज। यानी कि पॉइंट नंबर 4 जो आपका है, पॉइंट नंबर 4 ये लोन से जुड़ा हुआ पॉइंट नंबर 4 है। बैलेंस एट बैंक इंक्लूड्स 10,000 विद ओमेगा बैंक लिमिटेड विच इज नॉट अ शेड्यूल्ड बैंक। तो वो कह रहे गगन इसके रिगार्डिंग भी नोट बताना कि ये आपका नॉन शेड्यूल्ड बैंक है। शेड्यूल्ड बैंक वो होते हैं
जो आरबीआई के साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर आपका पैसा सेफ होता है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक वो हैं जो आरबीआई के साथ जुड़ के काम नहीं कर रहे, यानी वहां पर आपके पैसे के ऊपर रिस्क होता है। रिस्क शेड्यूल्ड बैंक में भी होता है, लेकिन वहां कम से कम आरबीआई का हाथ है, तो यहां तो आरबीआई का हाथ नहीं है, तो रिस्क वहां भी है, यहां ज्यादा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये कहते हैं कि गगन, लोगों को बताओ कि कंपनी ने आपका पैसा रिस्की बैंक में रखा हुआ है। ठीक है सर, तो पॉइंट नंबर ये 5 हो गया, ये पॉइंट नंबर 5 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन कहता है ट्रांसफर 20,000 टू जनरल रिजर्व इज प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो कह रहे हैं कि गगन 20,000 ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। ठीक है, जनरल रिजर्व में हमें ट्रांसफर करना है, तो हम अपने P&L में से माइनस कर देंगे और जनरल रिजर्व में प्लस कर देंगे। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज डिसाइडेड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 5% ऑन पेड अप कैपिटल। तो बेटे ये जो डिविडेंड है ना, इसका अब कोई ट्रीटमेंट आपने नहीं करना। वो कहते हैं गगन ये घटना आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, यानी जो घटना बैलेंस शीट के बाद घटती है, मतलब डायरेक्टर्स के मन में आया, बैलेंस शीट बनने के बाद मन में आया, 31 मार्च के बाद मन में आया। एएस कहता है गगन 31 मार्च 31 मार्च जा चुकी है, अब अकाउंट्स बने या ना बने, अगर उसके बाद डायरेक्टर्स के मन में आता है डिविडेंड देना है, तो ये बात बैलेंस शीट के बाद की है। इसे बोलते हैं इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, और इसको हम बैलेंस शीट में एडजस्ट नहीं करते, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स कहलाते हैं। सरल भाषा में इसका मतलब यह है कि अगर आप चाहो तो नोट्स में यह लिख देना कि भैया डायरेक्टर्स ने डिविडेंड प्रपोज किया है, लेकिन अपने प्रॉफिट में इसकी कोई एडजस्टमेंट आप नहीं करोगे। सर और सिंपल भाषा में बताऊं तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप इग्नोर शब्द याद करोगे। तो सर आपने कहा, मैंने कहा इग्नोर करो, लेकिन मैंने ये भी तो कहा कि हो सके तो नोट्स के अंदर इसकी वो दे दो, एक इंफॉर्मेशन दे देना, बस बैलेंस शीट के अंदर इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अगर कभी दिया हो तो समझ जाना कि ये पुराने क्वेश्चंस की वजह से आ रहा है, जिसका आजकल कोई रेलिवेंस नहीं है, और अगर वो दे रहा है तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। ठीक है सर, आइए तो जरा हम अपनी बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड, कंपनी का नाम चेक कर लेना, एज एट 31 ऑफ मार्च, जो भी डेट दी होगी। अब फॉर्मेट कैसा होता था मैं तो भूल गया। सर आप भूल गए, हम नहीं भूले। मैंने कहा अच्छा तो बताओ। वो कह रहे सर एक तो लाइन खींच दो पर्टिकुलर्स के नाम की। मैंने कहा अच्छा खींच देता हूं। एक लाइन खींच दो सर नोट नंबर की। मैंने कहा लो जी नोट नंबर। फिर कह रहे कि सर हम ना एक ही कॉलम बनाएंगे रुपीस का, जो कि करंट ईयर के लिए होगा, और प्रीवियस ईयर का क्योंकि हमारे पास फिगर होती नहीं है तो हमारे किसी काम की है नहीं, तो अगर मैं बना भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ब्लैंक रहने वाला है। सर अगर हम ना बनाए तो, मैंने कहा मत बनाना, अगर तुम्हारा पेज कम हो तुम एक कॉलम बनाना करंट ईयर वाला, और ये ना बनाना हो तो मत बनाना। ठीक है सर। अब सर सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसी तरह से लिख करके 2-4 बार प्रैक्टिस करनी है। अगर आप केवल वीडियो को सुन रहे हो तो कोई फायदा नहीं होने वाला। अपने आप को एक कमरे में बंद करके बिल्कुल डेडिकेशन और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ता है, नहीं तो ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। अगर पिछले साल का पेपर देख लोगे तो बस अच्छे अच्छे को रुला दिया था उसने। ठीक है सर, डराओ मत। पहली आइटम बताओ आप। पहली आइटम होती है शेयर होल्डर्स फंड्स, और इसमें 2 आइटम आती हैं। एक आती है शेयर कैपिटल, और वो कहते हैं गगन शेयर कैपिटल का यहां पर नोट नंबर लिखोगे और डिटेल बाद में बनाओगे, टोटल अमाउंट लेकर के यहां आओगे। दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का भी नोट नंबर आपको बनाना पड़ेगा, यहां पर लाओगे। उसके बाद होता है
मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, जो कि मैंने कहा था हमें यूज नहीं आता, बस हमने एक बार पढ़ना होता है। उसके बाद होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, हमने क्वेश्चन पढ़ दिया, कुछ भी नहीं था। दूसरा, नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज में 4 पॉइंट होते थे अगर तुम्हें याद हो। सबसे पहला होता था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो सर हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बारे में दिया हुआ था कि हमने स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लोन ले रखा है, और यह भी दिया हुआ था कि उसमें कुछ इंटरेस्ट है जो एक्रूड बट नॉट ड्यू या ड्यू, कुछ ऐसा दिया हुआ था, है ना। और फिर हमें आगे चल के अनसिक्योर्ड लोन भी दिया हुआ था। इसके बाद होता था डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, तो वो हमें क्वेश्चन में दी नहीं है, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे भी नहीं। ओहो सर, उसके बाद होता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और उसके बाद होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो मुझे बताओ, आपको अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में कुछ दिखाई दिया था? तो मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया था। क्या आपको लॉन्ग टर्म प्रोविजन में कुछ दिखाई दिया था? तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया था। तो फिर भी मैं क्या करूंगा, सेफ्टी सेट पे एक आधी लाइन छोड़ दूंगा, और फिर बताता हूं कि जो आइटम दी हुई नहीं है उसके लिए लिख के अपना टाइम वेस्ट मत करना। नेक्स्ट आइटम में आएंगे हम, करंट लाइबिलिटीज। जैसे नॉन करंट लाइबिलिटीज का सीक्वेंस था, बिल्कुल सेम करंट लाइबिलिटीज का सीक्वेंस था। वहां पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग आती है, यहां पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आती हैं। और मैंने जाते जाते आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में लिखा जाता है। ठीक है सर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स थी। अच्छा, उसके बाद लॉन्ग टर्म में आता था डायरेक्ट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, तो यहां पर आ जाता है ट्रेड पेबल। यहां पर आ जाएगा मेरे पास ट्रेड पेबल। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आएंगी अदर करंट लाइबिलिटीज। अब अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या मेरे पास कुछ था? तो मेरे हिसाब से अदर करंट लाइबिलिटीज में मुझे कुछ दिखा नहीं। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास था शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मेरे पास था प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये लाइन छोड़ दी। ओके, टोटल के लिए लाइन लगा दी। नोट नंबर मैंने अभी डाले नहीं है, पता नहीं बीच में किसकी जरूरत पड़ जाए, और अगर जरूरत पड़ भी जाएगी तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे मैं वो भी बताऊंगा। उसके बाद यहां पर आती है मेरे पास एसेट्स। एसेट्स में दो हेडिंग होती हैं, एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स और दूसरे होते हैं करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई। पीपीई में हम लोग दिखाते हैं टेंजिबल एसेट्स। उसके बाद आता है इनटेंजिबल एसेट। क्वेश्चन में कोई इनटेंजिबल एसेट नहीं था, है ना। ऐसे सर इसको भी आपने ए लिख दिया, तो या तो इसको ए करो तो इसको ऐसे 1 कर दो, दोनों को सेम नहीं लिखेंगे ना। या फिर सर और कोई आइटम नहीं है, सीधा ऐसे लिख दो तब भी चलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई इनटेंजिबल एसेट नहीं है, हमारे पास कोई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी नहीं है, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट भी नहीं है। उसके बाद आती थी हमारे पास हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, तो हमारे पास कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसके बाद आता था डेफर्ड टैक्स एसेट्स, तो हमारे पास डेफर्ड टैक्स एसेट्स भी नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास दो आइटम बच जाती थी, एक तो बच जाते थे हमारे पास लोन्स एंड एडवांसेस, और एक हमारे पास बच जाते थे अदर नॉन करंट एसेट्स। तो मेरे ख्याल से हमारे पास ना तो लोन्स एंड एडवांसेस थे, ना ही हमारे पास कोई अदर नॉन करंट एसेट्स थे। ठीक है, तो मैं फिर भी सेफ्टी के लिए एक आधी लाइन छोड़ करके चलूंगा कि सर कोई आइटम आ जाए तो फिर दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये लीजिए, फिर मैंने लिखा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में मुझे याद आ रहा है कि सबसे पहले आती थी करंट इन्वेस्टमेंट्स, और हमें कोई करंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं दी। उसके बाद होता था आईटीसी। आईटीसी होता था, मैंने कहा था आईटीसी कंपनी से, आईटीसी याद कर लो। आई का मतलब होता है इन्वेंट्री, टी का मतलब होता है ट्रेड रिसीवेबल्स,
और सी का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये तो होंगे ही होंगे। अब इसके बाद बच गए मेरे पास शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। तो मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सी आइटम थी, याद नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं एक दो लाइन और छोड़ देता हूं और इस तरीके से ये मेरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहां पे ड्रॉ हो गया। इसके बाद बनेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले मैं बनाऊंगा शेयर कैपिटल। ठीक है, जब आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे तो एक तो बनेगा आपका नंबर, ये पर्टिकुलर्स, एक कॉलम बनेगा आपका डिटेल और एक कॉलम बनेगा आपका अमाउंट। ओके, इस तरीके से ये फॉर्मेट बनता है नोट्स टू अकाउंट्स का। शेयर कैपिटल में पहले तो हम बताते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, ये सब हमें बताना है। देखो हमारे पास कैपिटल दो तरीके की होती है, इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल। यहां पर हमारे पास कोई ब्रेकअप तो दिया नहीं हुआ, हमें एज्यूम करना पड़ेगा इक्विटी कैपिटल, तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 मिनट रुकना बंद करेंगे और मेरी बात को समझेंगे। इक्विटी कैपिटल में हमें दिया हो सकता है, लिखना नहीं, ऑथोराइज्ड। अगर दी होती तो मैं ऐसे ऑथोराइज लिख के लाइन लगा देता। फिर इशूड, फिर सब्सक्राइब्ड। अगर किसी क्वेश्चन में अलग अलग दी हुई हो तो फिर इस तरीके से हम अलग अलग करके लिखते हैं, लेकिन ये एक ही कैपिटल का अलग अलग पार्ट है तो इसलिए इन सबको प्लस नहीं करते, सिर्फ जो लास्ट वाली होती है उसे आउटर कॉलम में लेके जाते हैं। इसका मतलब अगर हो सकता है मेरी ऑथोराइज कैपिटल 10 करोड़ हो, जिसमें से इशू मैंने 8 करोड़ की हो और जिसमें से सब्सक्राइब केवल 7 करोड़ हुआ, तो ये तीनों अलग अलग नहीं है, यानी कि इशूड इसका पार्ट है और ये इसका पार्ट है, तो ये एक दूसरे का पार्ट होते हैं, मतलब उसकी डिटेल होते हैं, इसलिए इन सबको टोटल हम नहीं करते। बाकी इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर में जब मैं ये बैलेंस शीट में डिस्कस करूंगा तब और डिटेल में करूंगा। अलग अलग दिया हो तो सर ऐसे करना, अगर अलग अलग ना दिया हुआ हो तो फिर हम ऐसे लिखते हैं ऑथोराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब, सबको मिला के लिख देंगे ऑथोराइज, इशूड एंड सब्सक्राइब। हमारे पास कितनी थी ये, इक्विटी शेयर थे 100 रुपए के, टोटल कैपिटल थी 50 लाख, तो हम लिखेंगे 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। एंड यहां पर नीचे हमारे पास एक पॉइंट नंबर 1 था, जो पॉइंट नंबर 1 कह रहा था 10,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो हम यहां लिख देंगे सिंपल लैंग्वेज में, आउट ऑफ विच 10,000 शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी हो सकता है आपने प्रोमोटर्स को दे दिए हो सकता है कोई और घटना हुई हो, तो मुझे अभी जानकारी नहीं है, तो मैंने ऐसे यहां पर जो दिया था एज इट इज लिख देना है। अब इसमें से हम करते हैं लेस कॉल्स इन एरियर्स, ऐड कर देते हैं शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है, हमारे पास क्या है, कॉल्स इन एरियर्स था शायद, हमारे पास शायद कॉल्स इन एरियर्स था, यस कॉल्स इन एरियर्स था हमारे पास, कितना 5,000, तो कॉल्स इन एरियर्स था हमारे पास 5,000। ठीक है, हमारे पास शेयर्स फॉरफिटेड नहीं था, तो ये मैंने आपको वैसे दिखा दिया, तो ये आ गया 49,95,000। तो अब हम इसे ऊपर जाके डाल देंगे कि भाई ये हमारा हो गया 49,95,000। सेकंड पार्ट पे आएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व होता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व होता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व होता है,
रीवैल्यूएशन रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व होता है, P&L होता है, कंटिजेंसी रिजर्व हो सकता है, बहुत सारे रिजर्व हो सकते हैं। तो क्वेश्चन में देखेंगे कौन कौन से रिजर्व हैं। अब यहां पर जो आइटम मैंने ट्रीट कर दिए, जैसे ये ट्रीट हो चुके हैं तो मैंने इसको काटा लगा दिया, भाई हो गया, ये मेरी हो गई, ठीक है। या आप इस तरीके से यहां पर ऐसे काटा लगाना, ठीक है, कुछ ना कुछ आप लगाना, क्योंकि वरना क्या होता है कोई आइटम छूट जाएगी तो बाद में पता नहीं चलेगा। अब सर देखो जनरल रिजर्व था हमारे पास 10,50,000, तो यहां पर लिखा जाएगा जनरल रिजर्व 10,50,000। अब इसमें अगर कोई ट्रांसफर हुआ है तो वो लिखेंगे, और अगर हमने इसमें से कभी विड्रॉ किया होगा तो वो लेस कर देंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 20,000 आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है P&L से, तो यहां लिखेंगे नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको बैलेंस दिया हुआ था 4,33,500, और इसमें से आपको एक एप्रोप्रिएशन क्वेश्चन ने बताई हुई थी कि आपने करना है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20,000। बोलो हाँ या ना। तो यहां पर प्लस हो जाएगा, वहां पर माइनस हो जाएगा, और कोई मेरे ख्याल से पॉइंट था नहीं। पॉइंट नंबर 1 का ट्रीटमेंट हो गया, पॉइंट नंबर 6 इसका भी ट्रीटमेंट हो गया, और जनरल रिजर्व को हमने भेज दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी हमने भेज दिया। आपको लग रहा होगा सर खिचड़ी पका रहे हो क्वेश्चन के अंदर, ये कांटे लगाने बहुत जरूरी हैं। बाद में जब बैलेंस शीट मैच नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा हमसे कौन सी आइटम छूट गई है। तो सर ये कितना हो गया, तो फिर ये हो गया आपका ये हो गया आपका 10,70,000, और ये आपका हो गया 4,13,500, और इन दोनों का टोटल हो गया आपका इन दोनों का टोटल हो गया आपका 500, 3,718, 14,83,500। सेकेंड पार्ट में आएगा 14,83,500। ठीक है सर, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। पॉइंट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में था हमारे पास लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन कितना था, 7,50,000 का। क्या ये सिक्योर्ड था? यस, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन 7,50,000, और दिस लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथेटिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो यहां लिखेंगे सिक्योर्ड बाय हाइपोथेटिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लेस इंटरेस्ट accrued but not due, less interest accrued but not due, 37,500, 7,50,000 minus 37,500, 7,12,500। उसके साथ साथ हमारे पास अनसिक्योर्ड लोन भी था, उसके पास हमारे पास अनसिक्योर्ड लोन भी था। ये रहा अनसिक्योर्ड लोन था हमारे पास
6,05,000 अनसिक्योर्ड लोन था हमारे पास 6,05,000 प्लस 6,05,000 13,17,500 13,17,500 13,17,500 ठीक है। अच्छा जी, अब बात करेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स शेड्यूल नंबर 4, शेड्यूल नंबर 4। अच्छा, कभी ये लगे ना कि सर ये वाली आइटम पता नहीं ऊपर आनी थी या नीचे आनी थी, तो मेन हेडिंग के अंदर अगर आनी थी, ऊपर नीचे आनी, तो उसकी टेंशन मत लेना। बस ये ना हो कि कहीं हम नॉन करंट लायबिलिटी को करंट में दिखा रहे हो या करंट को नॉन करंट में दिखा रहे हो, तो वो गलत है। लेकिन अगर आपने करंट लायबिलिटी दिखानी है और आपको कंफ्यूजन आ रही है कि सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग पता नहीं ऊपर थी या नीचे थी, ट्रेड पेबल ऊपर था या नीचे था, तो उसका सीक्वेंस अगर ऊपर नीचे हो जाए तो घबराना मत, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरिंग जरा देखें, शॉर्ट टर्म बोरिंग में मैंने क्या लिया था, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज। लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज। अब रिलेटेड पार्टीज के ऊपर अलग से AS18 हमने पढ़ना होता है, अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। ये अमाउंट मेरे पास था 2 लाख, ठीक है जी, इसको लिख देते हैं 2 लाख। यहां लिखेंगे 2 लाख। फिर ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल मेरे ख्याल से सीधा सीधा हमें दिया हुआ था। ट्रेड पेबल ये रहा, ट्रेड पेबल 8 लाख रुपीस का, और इसका ब्रेकअप नहीं दिया था MSME को कितना है कितना नहीं है, तो सीधा सीधा हम ट्रेड पेबल का कोई शेड्यूल नहीं बना रहे क्योंकि ये सीधा सीधा दिया हुआ है, तो हमने यहां लिख दिया 8 लाख। अब आएगी हमारे पास अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज, इसमें आएगा इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू 37,500। उसके बाद अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, सिक्स नंबर में आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिखेंगे हम प्रोविजन फॉर टैक्स। अमाउंट चेक करो जी, प्रोविजन फॉर टैक्स 640। आइए जरा चेक कर लेते हैं। लोन्स एडवांसेस शॉर्ट टर्म बोरिंग में दिखा दिया, ट्रेड पेबल दिखा दिया, अनसिक्योर्ड लोन दिखा दिया, P&L दिखा दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स अभी दिखाया, लोन दिखा दिया, जनरल रिजर्व दिखा दिया, ठीक है। लाइबिलिटी साइड मैंने पूरी की पूरी ले ली है। अब एसेट साइड की बात करते हैं। एसेट साइड में मेरे पास आएगा सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है और फर्नीचर है। यहां पर एक ब्लॉक होता है कॉस्ट का, एक ब्लॉक होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का,
और एक ब्लॉक होता है WDV का, ठीक है। उसके बाद इसमें होता है ओपनिंग, एडिशन ऑब्लिक डिलीशन, क्लोजिंग, ओपनिंग, एडिशन ऑब्लिक डिलीशन, क्लोजिंग, और ये WDV हमारी हमेशा आएगी क्लोजिंग। अब आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में एसेट्स का केवल एक ही फिगर दिया हो तो वो कहलाता है WDV। तो ये आपको जो गिवन है ये आपके हैं WDV। लिखिए 27,50,000, 26,25,000 और 2,50,000, ठीक है। 27,50,000, 26,25,000 और 2,50,000, मेरे पास टोटल आ गया 56,25,000, 56,25,000, ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी हो तो फिर मुझे इस तरह का टेबल बनाना पड़ सकता है, इसलिए मैंने आपको यहीं पे सिखा दिया। अब देखिए, कंपनी के केस में अकाउंट्स ये कहता है कि गगन, कॉस्ट को अलग रखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अलग रखो, और जब कॉस्ट में से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमारी आती है WDV। तो मुझे क्वेश्चन में WDV गिवन है और मुझे क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन की मदद से कॉस्ट भी गिवन है। मुझे कॉस्ट भी गिवन है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरा क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर। जरा बताओ किस में से क्या माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आएगी, है ना। तो अगर आप थोड़ा सा भी मैथ्स लगाएंगे तो इसका मतलब है कॉस्ट में से जब मैं WDV माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में ये गिवन है 30 लाख, 35 लाख और 312,500। क्वेश्चन में ये गिवन है 30 लाख, 35 लाख और 3,12,500। तो मुझे बताइए ये आपका कितना आएगा? ये आएगा सर 2,50,000, 35 लाख माइनस 26,25,000, 875, और ये आएगा आपका 62,500, ठीक है। 2,50,000 प्लस 8,75,000 प्लस 62,500, 11,87,500। और ये हम चेक कर लेंगे ठीक निकाला, यस ठीक निकाला होगा, ठीक है। तो ये है सबसे डिटेल्ड प्रेजेंटेशन, यही होती है। बाकी इसके शॉर्टकट तरीके भी होते हैं, तो जैसे आप कन्वीनियंट हो वैसे प्रेजेंट करें। जरूरी नहीं है कि शुरुआत से ही कि सर एकदम से वैसा ही बनाना है जैसा बुक में लिखा है, आप अपने हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो हमने ये वाला पॉइंट ट्रीट कर दिया है, ये वाला पॉइंट हमने ट्रीट कर दिया है। हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स में सिर्फ PPE था और कोई फिक्स्ड हमारे पास नहीं था, तो हम यहां लिख दें PPE शेड्यूल नंबर 7, 56,25,000। शेड्यूल नंबर 8 इन्वेंट्री, शेड्यूल नंबर 8, शेड्यूल नंबर 8 इन्वेंट्री। एक रॉ मटेरियल गिवन था, एक फिनिश गुड्स, तो दो अलग अलग आइटम थी, इसलिए हमें ये बनाना पड़ रहा है।
2,50,000, 10 lakh, 12,50,000, 12,50,000। लीजिए शेड्यूल नंबर 9, नोट्स नंबर 9, सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स 10 लाख। ट्रेड रिसीवेबल मुझे गिवन है 10 लाख। इसका ब्रेकअप दूंगा। इसका ब्रेकअप दूंगा। लेस देन 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स। ठीक है। अब आप ये कह सकते हो कि सर फॉर्मेट में तो ट्रेड रिसीवेबल का भी आपने एक डब्बा सा बना दिया था जैसे पीपीई के लिए बनाया है। तो बेटे थ्योरेटिकली थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेते हैं, हमें ज्यादा डिटेल दी नहीं तो डब्बे क्या बनाऊं, सीधा ऐसे ही दिखा देता हूं। ट्रेड रिसीवेबल 260 मोर देन 6 मंथ्स, तो ये 2,60,000 है। ये टोटल 10 लाख है, तो ये 40,000, 3 लाख, 7 लाख 40,000। ठीक है। अगर आप चाहो कि सर मैं ये नहीं दिखाता तो लो मत दिखाओ, ऐसे दिखा लो नीचे। अब ये कहता है गगन अगर आपके पास इसकी डिटेल हो, इसमें से कितना गुड है कितना डाउटफुल है तो वो भी देना। तो मैंने कहा मेरे पास है नहीं। उन्होंने कहा गगन इसमें से लेस करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्स। मैंने कहा वो भी मेरे पास नहीं है। तो कह रहे बस फिर सीधा दिखाओ 10 लाख रुपए, बात खत्म। 9 नंबर। कैश एंड कैश इक्वलेंट्स 10 नंबर। अगर ये सर्कल नहीं भी लगाने तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आपने एग्जाम में काटा पीटी नहीं करना, मेरे पास डिजिटल पेन होता है मैं डिलीट करता हूं, आपने वहां पे कुछ डिलीट नहीं करना। कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, इसमें कैश आएगा, इसमें बैंक आएगा, इसमें चेक्स इन हैंड आएगा। तो आपके पास कैश था, तो कैश इन हैंड 150, कैश एंड बैंक 1235 और 10,000 नॉन शेड्यूल्ड बैंक का है। तो कैश है 1,50,000। बैंक बैलेंस में विद शेड्यूल्ड बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स का नाम शायद ओमेगा, ओमेगा बैंक। ये 10,000 और बैंक का बैलेंस था 1235, तो ये हो गया 12,25,000। 150, 1225 और 10,000, 13,85,000। 13,85,000। अब चेक करते हैं हमारे पास कोई आइटम बच तो नहीं गई। कॉल्स इन एरियर हम ले चुके थे, और ये लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये 1250 ले लिया था। ट्रेड रिसीवेबल ले लिया था। शॉर्ट टर्म एडवांसेस, शॉर्ट टर्म एडवांसेस मेरे को नहीं लगता कि हमने लिया है। शॉर्ट टर्म एडवांसेस ये सीधा सीधा दिया हुआ है अभी। $2,13,500, 2,13,500। इसका कोई शेड्यूल क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली हेडिंग के साथ मुझे दिया हुआ है। ये हमने ले लिया, ये हमने ले लिया। ठीक है। अब बस भगवान से प्रे कर सकते हैं कि आंसर मिल जाए।
56,25,000 plus 12,50,000 plus 10 lakh plus 13,85,000 plus 2,13,500. यार 94,73,500. 94,73,500. 49,95,000. 14,83,500. 13,17,500. 2 lakh, 8 lakh, 37,500. ओ, ये तो मेरा आंसर मिला ही नहीं सर। मिलेगा कैसे? आपने शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी नहीं लिखा हुआ अभी तक। शॉर्ट टर्म प्रोविजन मैंने नहीं लिखा, तो फिर मैंने वहां पे कट कैसे कर दिए? मैंने तो कोई आइटम नहीं छोड़ी थी। अब देखिए यही प्रॉब्लम आई यार। प्रोविजन फॉर टैक्स 640, प्रोविजन फॉर टैक्स 640। ओ, 94,73,500। अब यही प्रॉब्लम होती है बेटे, कई बार फंस जाता है क्वेश्चन। जब फंस जाए तो सर आप क्या करते थे बचपन में? जो टोटल ज्यादा आ रहा होता था वही लिख देता था दोनों में। बेटे फिर समझाऊंगा कि जब आप फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन करें तो हो सकता है नहीं बने, तो मन को ना मायूस मत करना कि यार मुझसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनता नहीं है। आपने कहना यार मेरे से ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट 80% बन जाता है। नेगेटिव मत करना अपनी अप्रोच को। 80% बन जाता है ऐसे कहना। फिर अगला क्वेश्चन करोगे, सर अब ना अभी भी नहीं बना ना, अब कहेंगे 85% बनने लगा है, 90% बनने लगा है। जब मिलने लग जाएगा तो सर अब मैं 100% प्रोफिशिएंट हो गया। तो सोच को नेगेटिव मत करना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीरे धीरे बनेगा। ठीक है, सारा का सारा खेल फॉर्मेट्स का है। चलिए, तो आज की क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया। अब मैं आपको ना यहां से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूं। एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, ठीक है? बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय पायनियर लिमिटेड प्रिपेयर बैलेंस शीट इन शेड्यूल 3 और नोट्स आपने दे। बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। इक्विटी कैपिटल दिया है, कॉल्स इन एरियर्स दे रखी हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, जनरल रिजर्व। एकदम सेम क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। मैंने कहा था सेम इसी क्वेश्चन के 5 से 6 वेरिएंट अलग अलग एग्जाम्स में, अलग अलग बुक्स में इतना पॉपुलर है ये क्वेश्चन, कहने की बात नहीं है। एडजस्टमेंट भी लगभग एज इट इज है। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये मैंने आपको आंसर भी बना के दे रखा है कि लगभग आंसर ऐसा होना चाहिए। इसके नोट्स मैंने नहीं बनाए हुए हैं, नोट्स आप खुद बना लेना। और सर अगर मान लो मेरी और इच्छा करे तो जाना गूगल पे, लिखना सीए स्टडी मटेरियल, सीए की वेबसाइट खुलेगी, इंटरमीडिएट में जाना, एडवांस्ड अकाउंट्स खोलना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डाउनलोड करना, क्वेश्चन 2 4 5 ही होते हैं, कर लेना। छोड़ो सर, आपको लगता है इतनी मेहनत है, आप में से तो कितने सारे बच्चे सीए कर ही रहे होंगे। खैर कोई बात नहीं। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया, हालांकि मैंने एक और क्वेश्चन यहां पे ढूंढ के डाला हुआ है, ये भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन को मैं हटा दूं, क्योंकि एक ही तरह की 3 वेराइटीज बहुत ज्यादा लग रही है मुझे। तो आपका होमवर्क बस यही है कि आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ठीक है, आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर लेना, या यहां से आप जो भी है क्वेश्चन को पॉज करके चाहे फोटो खींच के बना लेना, और नहीं तो जो बुक आपके पास हो उस बुक से करना। लेकिन मैं बुक से करने के लिए अभी इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैंने अभी आपको P&L का फॉर्मेट करवाया नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में जब मैं P&L का फॉर्मेट करवा दूंगा और आपको P&L के साथ क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप बुक से कर लेना, क्योंकि बुक के अक्सर क्वेश्चन बैलेंस शीट और P&L दोनों को मिलाकर है। तो अभी आपका जो ये होमवर्क है यही है। चलिए, टाटा बाय बाय, सी यू।